हेलो एवरीवन। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर एंगवे से, जो फुल स्वैग में अपनी लग्जरी कार से उतरता है और सीधा सिहाई ग्रुप के एल्डर्स के पास पहुंच जाता है। वहां जाते ही वो सबके सामने अनाउंस कर देता है कि वो अपने दुश्मनों के साथ कभी भी प्रॉफिट शेयर नहीं करेगा। ये बात सुनते ही सब एल्डर्स गुस्से में आ जाते हैं और लैपिंग नाम का आदमी उस पर गन तान देता है। लेकिन एंगवे पल भर में उसकी बुरी तरह पिटाई कर देता है और सबको वार्निंग देकर कहता है कि आज के बाद सिहाई ग्रुप का बॉस वही होगा। इसके बाद एंगवे बियांग से मिलने के लिए एक नियॉन नाइट क्लब पहुंचता है, जहां एक ब्लू हेयर डांसर परफॉर्मेंस दे रही होती है। तभी अचानक एक रेड हेयर्ड किलर लड़की आती है और बियांग का गला काट कर उसका कत्ल कर देती है। फिर वो और ब्लू हेयर डांसर मिलकर सिक्योरिटी गार्ड्स को हराकर वहां से भाग जाती हैं। कुछ ही देर बाद एंगवे क्लब पहुंचता है और बियांग की लाश देखकर फौरन कत्ल का पीछा शुरू कर देता है। क्लब के अंदर उसकी नजर ब्लू हेयर डांसर पर पड़ती है, लेकिन वो पल भर में गायब हो जाती है। इसके बाद भी रात में एक जबरदस्त कार चेस शुरू होती है। आखिर में एंगवे उस औरत की गाड़ी का रास्ता रोक लेता है। हैरानी की बात यह होती है कि वो औरत उसे चेन शाओ कहकर बुलाती है और कहती है कि वो उसे अच्छी तरह जानती है। ये सुनकर एंगवे उसका असली नाम पूछता है। दोनों एक दूसरे को गौर से देखते। अचानक फेफे एंगवे को गले लगा लेती है। इसी वक्त हमें 5 साल पुराने फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां एंगवे उसकी टांग पर बटरफ्लाई टैटू बना रहा होता है। प्रेजेंट में वापस आकर एंगवे उस टैटू को ढूंढता है, लेकिन उसकी टांग पर कोई टैटू नहीं होता। इस वजह से वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और फेफे को होटल ले जाकर उसकी असली पहचान पूछता है। फेफे जवाब देने की बजाय उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। गुस्से में एंगवे उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन बाद में उसे छोड़कर दोबारा सवाल करता है। फेफे बताती है कि वो बाइंग से आई है और उल्टा एंगवे से पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है। आखिर में फेफे उसकी गोद में बैठकर कहती है कि वो उसे डार्लिंग बुला सकती है। अब यहाँ पर तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। इसी दौरान रोनीरा होटल के कॉरिडोर से गुजरते हुए उन दोनों को किस करते देख लेती है। ये देखकर वो बुरी तरह शॉक हो जाती है और धीरे से कहती है कि डार्लिंग अभी भी जिंदा है। अगले सीन में एंगवे अपने बाप लैंग जी, जो सिहाई ग्रुप के सबसे बड़ा बॉस है, के सामने घुटनों के बल बैठा होता है। लैंग जी उसे डंडे से मारता है और कहता है कि अपनी ही वफादार लोगों को नुकसान पहुंचाना पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कमज़ोर कर देगा। लेकिन एंगवे जवाब देता है कि वो सिर्फ अपने बाप के रास्ते की रुकावटें हटा रहा है। लैंग जी उसे समझाता है कि घर घर के लोग ये आपस में लड़ेंगे तो दुश्मन इसका फ़ायदा उठाएंगे। फिर वो कहता है कि एंगवे उसका इकलौता बेटा है और एक दिन पूरी एम्पायर उसकी होगी। साथ ही वो हुक्म देता है कि बीजेंग का कत्ल का मामला हमेशा के लिए दबा दिया जाए और सारे सबूत मिटा दिए जाएं। बाद में बीजेंग की बेवा लैंग जी से मिलकर एंगवे की तारीफ करती है और कहती है कि पूरा सिहाई ग्रुप उसी की हिस्स संभालना चाहिए। लेकिन वो ये भी बताती है कि एंगवे कल रात एक अनजान लड़की को घर लाया था। इधर एंगवे का असिस्टेंट कहता है कि 5 साल पहले समुद्र में गिरने के बाद डार्लिंग का जिंदा बचना नामुमकिन था। फिर भी एंगवे का शक खत्म नहीं होता और वो फेफे की पूरी बैकग्राउंड चेक करने का ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ असली डार्लिंग अपनी दोस्त के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। दोनों चाकू से प्रैक्टिस करती हैं और उसकी दोस्त उसे याद दिलाती है कि एंगवे ने ही उसकी माँ को जिंदा जलते देखा था और बाद में उसे ही समुद्र में धक्का देकर मारने की कोशिश की थी। दोनों फैसला करती हैं कि वो एंगवे से बदला जरूर लेंगी। उसकी दोस्त बताती है कि फिलहाल एंगवे हर जगह कातिल को ढूंढ रहा है और रुनाई भी उसके पास हर लड़की पर नजर रखे हुए है। लेकिन एक बात साफ हो जाती है कि एंगवे के दिल में अभी भी डार्लिंग के लिए फीलिंग्स और गिल्ट बाकी है। डार्लिंग इसी कमजोरी का फायदा उठाने का प्लान बनाती है और फैसला करती है कि वो फेफे बनकर एंगवे का भरोसा जीतेगी और उसे ही अपने बदले का जरिया बनाएगी। फिर उसकी दोस्त बताती है कि अगले दिन बाई यांग का फ्यूनरल है, जहां राइवल बॉस वो शोवन शॉपिंग रूट्स पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। दोनों प्लान बनाती हैं कि वो बी यांग की बेवा की मदद करके सिहाई ग्रुप के और करीब पहुंचेंगी। रात को एंगवे का असिस्टेंट रिपोर्ट देता है कि बी यांग का कातिल अभी तक नहीं मिला, लेकिन फेफे टैंगकोंग क्लब में मिल गई है। एंगवे फौरन वहां पहुंचता है और फेफे से मिलता है।
फिर उसे बताती है कि ऊशोवन फ्यूनरल में हंगामा करके शिपिंग रूट्स अपने नाम करना चाहता है। जब एंगवे पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता, तो फिर डील रखती है कि वो बीयांग की बेवा को मना लेगी और सारी शिपिंग लाइंस एंगवे के नाम करवा देगी। एंगवे उसकी बात से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और डील मान लेता है। जब दोनों अकेले रह जाते हैं तो एंगवे उसके चेहरे को गौर से देखते हुए धीरे से कहता है, डार्लिंग, क्या वाकई तुम हो? हाँ, ऊ शाओवेन धमाकेदार एंट्री मारता है। वो सीधा फेफे के हाथ पकड़ लेता है और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसे डार्लिंग समझ रहा होता है। तभी एंगवे बीच में आ जाता है और साफ कह देता है कि उसका नाम फेफे है, डार्लिंग नहीं। बात इतनी बढ़ जाती है कि एंगवे का बॉडीगार्ड्स ऊ शाओवेन पर गन तान देते हैं, लेकिन ऊ शाओवेन बिल्कुल नहीं डरता और बाई यांग की मौत का जिक्र करके एंगवे को धमकी देता है कि अगर वो संभल कर ना रहा तो अगला निशाना फेफे भी हो सकती है। फेफे भी हिम्मत से उसका सामना करती है और कहती है कि वो गलत लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। आखिर में ऊ शाओवेन वहाँ से चला जाता है, लेकिन दिल ही दिल में कसम खाता है कि इस बार डार्लिंग उससे बच नहीं पाएगी। इसके बाद कहानी बैंकॉक के एक मंदिर में पहुंचती है, जहां बाई यांग का फ्यूनरल हो रहा होता है। मिसिस बी यांग अपने शौहर की मौत पर आंसुओं के साथ स्पीच देती है, लेकिन उनके बिजनेस राइवल्स इसी गम के मौके पर शिपिंग और फ्लाइट रूट्स अपने नाम करवाने के लिए उन पर दबाव डालना शुरू कर देते हैं। मिसिस बाई यांग उन सब पर गुस्सा करती हैं। तभी फेफे वहां आती है और एक अजीब शर्त रखती है। वो कहती है कि अगर वो मरे हुए बीयांग की आखिरी ख्वाहिश साबित कर दे तो सारी शिपिंग लाइंस एंगवे को मिलनी चाहिए। साथ ही वो दावा करती है कि अगर इस खुश्क मौसम में बारिश हो गई तो समझो ये बाईयांग का इशारा होगा। सब लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं। इसी दौरान ऊ शाओवेन भी वहां पहुंच जाता है और मिसिस बीयांग से कहता है कि वो बाईयांग की आखिरी ख्वाहिश सुने। तभी फेफे चुपके से अपनी फेक रेन मशीन चलवा देती है और अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन ऊ शाओवेन समझ जाता है कि ये सब फेफे की प्लानिंग थी। बाद में फेफे उसे शिपिंग रूट्स का वादा याद दिलाती है और कहती है कि कस्टम्स और शिपिंग का सारा काम वो खुद संभाल सकती है। बातों ही बातों में वो डाई फैमिली के जिक्र कर देती है, जिसे सुनकर गुस्से में आ जाता है और उसे दोबारा ये बात ना छेड़ने की वार्निंग देता है। फेफे यकीन दिलाती है कि वो उसके पुराने साथियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वैन उसके सामने 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रखता है, जिसके मुताबिक फेफे उसकी पर्सनल असिस्टेंट बनकर सिर्फ उसके साथ रहेगी और किसी दूसरे मर्द के करीब नहीं जाएगी। फेफे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। वैन अपने आदमियों के सामने एक गद्दार को लाता है। वो आदमी घुटनों के बल गिर कर माफी मांगता है और कहता है कि उसने सिर्फ एक बार एंगवे के लोगों से मुलाकात की थी, लेकिन वैन उसकी बात नहीं मानता और उसे पुरानी गद्दारी का सच उगलवाने के लिए बुरी तरह पीटता है। तभी फेफे वहां पहुंचकर खुद को अंगवेवे की असिस्टेंट बताती है, उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, और उससे पूछता है कि इस गद्दार को क्या सजा मिलनी चाहिए। जब फेफे कहती है कि उसे नहीं पता, तो अंगवेवे एक सिल्वर पिस्टल निकालकर उसके हाथ में दे देता है और कहता है कि गद्दार को गोली मार दो। साथ ही वो कहता है कि अगर उसने गोली चला दी तो साबित हो जाएगा कि वो डार्लिंग नहीं है, क्योंकि असली डार्लिंग कभी किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचाती। फेफे बिना घबराए ट्रिगर दबा देती है, लेकिन गन में गोली ही नहीं होती और सिर्फ क्लिक की आवाज़ आती है। फेफे फौरन समझ जाती है कि ये सिर्फ उसके पहचान टेस्ट करने का ड्रामा था। वो तुरंत गन घुमाकर मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसने इतनी सस्ती चाल चली है। फिर वो पूछती है कि क्या वो इतना चाहता है कि वो सच में डार्लिंग ही निकले। अंगवेवे गुस्से में पूछता है कि क्या उसे अपनी जान का डर नहीं लगता। फिर वे बिना डरे जवाब देती है कि क्या वो वाकई किसी ऐसी लड़की को मार देगा जो बिल्कुल डार्लिंग जैसी दिखती हो। आखिर में अंगवेवे उसे छोड़ देता है और कहता है कि एक दिन फेफे उसके प्यार में ज़रूर पागल हो जाएगी। अगले दिन बू शेंग फेफे को हाईहू विला में होने वाली एक पार्टी में अपनी डेट बनकर चलने की दावत देता है, लेकिन फेफे मना कर देती है और बताती है कि उसने एंगवे के साथ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इसलिए वो किसी और मर्द के साथ नहीं जा सकती। बू शेंग उसे वार्निंग देता है कि इस पार्टी में उसके माजी से जुड़ी एक खतरनाक लोग आएंगे, जिनमें ला पेंग भी शामिल हो। उनमें फेफे से फिर बू शेंग से पूछती है कि वो डाई फैमिली की इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहा है। बू शेंग बताता है कि 5 साल पहले डाई फैमिली का खात्मा बहुत ही मशकूक था और वो उसका सच सामने लाना चाहता है। उसके जाने के बाद फेफे खुद से कसम खाती है कि ला पेंग ही उसकी माँ का कातिल है।
अगले सीन में रुनाइला एक दीवार के पीछे खड़ी होती है जहाँ एक जख्मी चेहरे वाला आदमी उसके करीब आकर अपनी दीवानगी का इजहार करता है। इसके बाद एक लग्जरी पूल साइड चैरिटी गाला शुरू होता है जहाँ मिस्टर दाम्पा की शानदार एंट्री होती है। वो स्टेज पर यतीम बच्चों के लिए स्पीच देते हैं जबकि बालकनी में फेफे शहर का नज़ारा देख रही होती है। वो शाओवेन उसके पास आता है लेकिन एंग फौरन वहाँ पहुंचकर उसे याद दिलाता है कि फेफे उसके पर्सनल असिस्टेंट है और उससे दूर रहे। थोड़ी देर बाद मिस्टर धाम्पा स्टेज पर आंग वेवे को बुलाते हैं और उसके साथ ऊ शाओवेन को भी शिपिंग प्रोजेक्ट का एक हिस्सा दे देते हैं। साथ ही नए शिपिंग रूट्स का पूरा कंट्रोल आंग वेवे के हवाले कर दिया जाता है जबकि रेगुलेटरी कमेटी की हेड रुनाइला को बनाया जाता है। इसी दौरान फेफे रुनाइला का रास्ता रोक लेती है और अपना नाम बताती है। रुनाइला कहती है कि नाम बदलने से सच नहीं बदलता क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल डाइलिंग जैसा है। फेफे उल्टा पूछती है कि क्या वो इसलिए डर रही है क्योंकि डाइलिंग की मौत के पीछे कोई साजिश थी। ये सुनकर रुनाइलाई गुस्से में उसकी थोड़ी पकड़ लेती है लेकिन मिस्टर डाम्पा की आवाज़ सुनते ही वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ऊ शाओवेन आंगवे को रुनाइला की कुछ स्कैंडलिस फोटोज दिखाता है और उसके साथ मिलकर उसे बर्बाद करने की डील ऑफर करता है। बदले में वो फेफे को मांगता है। ये सुनते ही आंगवे गुस्से में और वार्निंग देता है कि फेफे से दूर रहे लेकिन ऊ शाओवेन हंस कर कहता है कि फेफे सिर्फ डाइलिंग का सब्स्टिट्यूट है। आखिर में फेफे बालकनी पर मिस्टर के पास जाती है, उन्हें याद दिलाती है कि 5 साल पहले उन्हें उसकी माँ को जिंदा जलाया था। फेफे उन पर हमला कर देती है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। के दौरान मिस्टर दाम पाँव फिसल जाता है और वो बालकनी से नीचे गिरकर मर जाते हैं। फेफे नीचे देखते हुए कहती है कि लियान की बेटी वापस आ चुकी है और अपना बदला लेकर ही रहेगी। डाई लियांग को आखिरकार अपने माजी का सबसे बड़ा राज पता चलता है। वो टैटू स्टूडियो में ऊ शाओवेन से मिलती है। यहाँ ऊ शाओवेन उसे बताता है कि 5 साल पहले उसके वालिद की मौत नेचुरल हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। असल में डानपा ने नौकरानी ला को रिश्वत देकर उसकी दवा बदलवा दी थी ताकि शिपिंग बिजनेस पर कब्जा कर सके। इसी साजिश की वजह से डाई लियांग के वालिद वक्त पर इलाज ना मिलने की वजह से मर गए। ये सच सुनकर डाई लियांग टूट जाती है लेकिन ऊ शाओवेन वादा करता है कि वो हर कदम पर उसका साथ देगा और उसके वालिद के कातिल को सजा दिलवा कर रहेगा। इसी बीच आंगवे को पता चल जाता है कि डाई लियांग चुपके से ऊ शाओवेन से मिल रही है। वो गुस्से में उसका रास्ता रोक कर पूछता है कि उसने उसे सब कुछ क्यों नहीं छुपाया। डाई लियांग साफ कह देती है कि ऊ शाओवेन सिर्फ उसका दोस्त है और उसकी जिंदगी पर किसी का हक नहीं। आंगवे कहता है कि उसने उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाई है लेकिन डाई लियांग जवाब देती है कि हिफाजत के नाम पर उसकी जिंदगी कंट्रोल करना मोहब्बत नहीं है बल्कि कैद है। आंगवे गुस्से में धमकी देता है कि अगर वो दोबारा किसी और मर्द से छुपकर मिली तो वो खुद को रोक नहीं पाएगा। कुछ देर बाद डाई लियांग को एक अनजान शख्स का फोन आता है जो बताता है कि सिर्फ उसके वालिद ही नहीं बल्कि उसकी वालिदा की मौत भी इसी साजिश का हिस्सा थी। उधर वो शाओवेन अपनी तहकीक के बाद डाई लियांग को बताता है कि वासान नाम का सिक्योरिटी गार्ड इस पूरी साजिश का सबसे अहम गवाह था लेकिन उसके वालिद की मौत के अगले ही दिन उसकी भी मौत हो गई। जब वो शाओवेन फिर वासान के बेटे की तस्वीर दिखाता है तो डाई लियांग उसे फौरन पहचान लेती है और दोनों उससे मिलने निकल पड़ते हैं। रात के अंधेरे में दोनों वासान के बेटे के घर पहुंचते हैं। वो उनसे बदतमीजी करता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। जब वो घर से निकलता है तो डाई लियांग और ऊ शाओवेन उसका पीछा करते हैं लेकिन तभी आंगवे आकर डाई लियांग का हाथ पकड़ लेता है और उसे ज़बरदस्ती ऊ शाओवेन से दूर खींच लेता है। ऊ शाओवेन बताता है कि वासान का बेटा जहाज में लगाई गई आग के सबूत रखता है और वो डाई लियांग को असल सच तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। फिर वो आंगवे पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसे पहले से सब कुछ पता था फिर भी उसने डाई लियांग को सच नहीं बताया। आंगवे जवाब देता है कि वो हमेशा चुपके से लोगों के जरिए डाई लियांग की हिफाजत करता रहा। फिर वो सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और कहता है कि वो पहले भी डाई लियांग से मोहब्बत करता था, आज भी करता है और हमेशा करता रहेगा। लेकिन ऊ शाओवेन उसकी मोहब्बत को झूठ करार देता है और याद दिलाता है कि 5 साल पहले जहाँ से डाई लियांग को धक्का भी आंगवे नहीं दिया था। बात कहानी एक नए मोड़ पर पहुँचती है। डाई लियांग अपनी वफादार साथी के साथ एक खुफिया मिशन की प्लानिंग करती है। दोनों फैसला करती हैं कि दुश्मनों को आपस में ही टकराकर खत्म किया जाएगा। डाई लियांग अपनी साथी को हिदायत देती है कि हर कदम पर वो सोच समझ कर उठाना। बाद में एंगवे को उसके वालिद का फोन आता है। वो उसे हुक्म देते हैं कि प्रेसिडेंट ज़ैंग तक एक बहुत ही अहम ब्रीफ केस खुद पहुंचाए।
क्योंकि उसमें ग्रुप के मुस्तकबिल से जुड़ा बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं और इस मिशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। एंग में डाई लियांग के साथ गाड़ी में सफर करता है। सफर के दौरान डाई लियांग तितली को देखकर आज़ादी और खुले आसमान की मिसाल देती है, जिससे साफ लगता है कि वो अपने दिल की असल बात छुपा रही है। एंग में उसके लिए एक खूबसूरत बटरफ्लाई नेकलेस खरीद कर लाता है, क्योंकि वो उसे मालूम होता है कि डाई लियांग को तितलियां बहुत पसंद है। लेकिन खुशी के ये लम्हे ज्यादा देर तक नहीं निकलते। जब गाड़ी एक जबरदस्त धमाके के साथ हवा में उड़ जाती है, भी सबकी सांसें थम जाती हैं। जब जलती हुई आग के दरमियान से डाई लियांग जिंदा बाहर निकल आती है। हैरत की बात तो ये होती है कि वो अपनी बाहों में एक बुरी तरह जख्मी शख्स को उठाए ही होता है। एंगवे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डाई लियांग खून और राख में लिपटी हुई उससे जख्मी आदमी को बचाने की कोशिश करती है। फिर वो धीमी आवाज में एंगवे से पूछती है कि क्या वो सिर्फ बदला लेने के लिए वापस आया। एंगवे टूटकर कहता है कि अगर डाई लियांग चाहे तो उसकी जान ले ले, लेकिन दोबारा उसे अकेला छोड़कर कभी नहीं जाए। रिंग अपने जख्मी साथी से माफी मांगती है। वो अफसोस करता है कि उसकी वजह से उसका साथी मौत के करीब पहुंच गया। दूसरी तरफ फेफे की जिंदगी के एक हिस्सा दिखाया जाता है, जहां एक आदमी उसे वादा करता है कि अब वो उसकी हर मुश्किल को बोझ उठाएगा और हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। फेफे मुस्कुरा कर कहती है कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकती है, लेकिन वो आदमी फिर भी उसका साथ कभी ना छोड़ने का वादा करता है। कुछ देर बाद फेफे उसे डांटना शुरू कर देती है। वो कहती है कि इतना खतरनाक प्लान बनाने से पहले उसे मशवरा तो लेना चाहिए था। फेफे साफ कह देती है कि उसे मौत का कोई डर नहीं, क्योंकि वो एक बार पहले ही सब कुछ खो चुकी है। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, अपने हर दुश्मन से बदला लेना। इस दौरान फेफे वापस आती है और कहती है कि वो सिर्फ उसका शुक्रिया अदा करने आई है। एंगवे कहता है कि उनके दरमियान शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। फिर उसे पूछते हैं कि क्या वो अभी भी उस पर भरोसा नहीं करती। हुआ जाए सीधा वू शाओवेन के घर पहुंचती है और डाइलिंग की तस्वीर उसके सामने रखकर बताती है कि डाइलिंग और फेफे असल में एक ही शख्स हैं। वो बताती है कि जब एंगवेवे ने 5 साल पहले डाइलिंग को कश्ती से धक्का दिया था तो उसी ने उसकी जान बचाई थी। अब वो सिर्फ इसलिए डाइलिंग की मदद कर रही है ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके। लेकिन वू शाओवेन बताता है कि वो पहले ही अपनी इन्वेस्टिगेशन के जरिए ये सच जान चुका था। वो अजय फिर एक और हिला देने वाला राज खोलती है। वो बताती है कि डनपा ही असल मुजरिम है, जिसने सिर्फ डाइलिंग को, वालिद को ही नहीं बल्कि एंगवे की मां चेन जियान का भी कत्ल किया था। उसके मुताबिक चेन जियान को पता चल गया था कि डैनपा ने डाई हेवी को मरवाया है, इसलिए डैनपा ने उसे बिल्डिंग से धक्का दे दिया और असल कत्ल को सुसाइड का नाम दे दिया गया। वो अजय कहती है कि वो खुद डैनपा को ख़त्म करना चाहती थी। वो अजय उशावे से दरख्वास्त करती है कि डाइलिंग को हर हाल में एंगवे से दूर रखा जाए। वो यहाँ तक कहती है कि अगर ज़रूरत पड़े तो उसे किडनैप या कैद ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन उसका एंगवे के साथ रहना बहुत खतरनाक है। उशावे ने इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि वो घटिया तरीके इस्तेमाल नहीं करेगा। उसके नज़दीक डाइलिंग को हर सच जानने का पूरा हक है। दूसरी तरफ डाइलिंग को बटरफ्लाई नेकलेस पर शक होता है, इसलिए वो ज्वेलरी स्टोर से उसका रिकॉर्ड चेक करवाती है। वहाँ से पता चलता है कि वो कस्टम नेकलेस 5 लाख में खरीदा गया था। इतनी बड़ी कीमत देकर डाइलिंग सोच में पड़ जाती है और एंगवे की मोहब्बत और उसके इरादों पर शक करने लगती है। इसके बाद एक खूबसूरत फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एंगवे वे डाइलिंग को उस जगह ले जाता है जहाँ दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। डाइलिंग उस वक्त एक तितली की तस्वीर लेने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन गलती से एंगवे की फोटो खींच लेती है। इसी छोटी सी गलती से दोनों की पहली बात होती है और उनकी दोस्ती की शुरुआत। वापस प्रेजेंट में एंगवे डाइलिंग को सिक्योरिटी फुटेज दिखा में हुआ जाए उसके कमरे में आती जाती नजर आती है। वो बताता है कि हुआ जाए एक खतरनाक मर्सनरी है जिसके पीछे एक ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है, इसलिए वो डाइलिंग को उससे दूर रहने की हिदायत देता है। इस वक्त वो शाओवेन वहाँ पर आ जाता है और एंगवे के सामना करता है। वो कहता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए किसी का दिल नहीं जीता जा सकता और इस बार वो डाइलिंग की हिफाजत जरूर करेगा। एंगवे उसका मजाक उड़ाकर कहता है कि वो 5 साल पहले भी डाइलिंग को नहीं बचा सका था और आज भी कुछ नहीं कर पाएगा। जवाब में वो शाओवे उसे कातिल कह देता है और दोनों के दरमियान फिर से सख्त बहस शुरू हो जाती है। डाइलिंग दोनों के बीच आकर साफ कह देती है कि एक आदमी उसे अपनी गलतियों का बहाना समझता है और दूसरा उसे सिर्फ अपनी पुरानी यादों का सहारा बनाकर देख रहा है। वो बताती है कि एंगवे की पर्सनल असिस्टेंट बनने का फैसला उसने अपनी मर्जी से किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट पर उसने खुद साइन किए।
दूसरी तरफ वो शाओवे फैसला करता है कि अब डार्लिंग से कोई भी सच छुपाया नहीं जाएगा। उसे मैसेज भेजकर मुलाकात के लिए बुलाता है ताकि उसके वालिद की मौत पर डानपा की साजिश के तमाम राज उसके सामने खोल सके। वासन एक अंधेरी लकड़ी की बिल्डिंग के कॉरिडोर में परेशान हालत में चल रहा होता है। तभी फेफे उसके पास आती है और उससे बात करती है। वो उसको उसके वालिद की तस्वीर देती है और 5 साल पहले लगी आग के वाकया के बारे में सवाल करती है। वासन बहुत इमोशनल हो जाता है और दोनों के दरमियान सच सामने लाने को लेकर गर्म बहस शुरू हो जाती है। वासन गुस्से में कहता है कि सच ढूंढने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ताकतवर लोग हर हकीकत को बदल देते हैं। लेकिन फेफे हिम्मत नहीं हारती और बताती है कि उसने अपनी माँ को जिंदा जलते हुए सुना था, इसलिए वो कभी पीछे नहीं हटेगी। दूसरी तरफ एवे आंगवे का सामना करता है और उससे उसके दिल के दर्द के बारे में सवाल करता है और आंगवे कहता है कि उसने मजबूरी में सब कुछ किया, लेकिन आवे उसको खुद गर्ज कहता है और याद दिलाता है कि उसने अपने वालिद का बदला भी नहीं लिया। फिर वे दोबारा वासन से दरखास्त करती है कि वो बताए उसके वालिद ने उस रात क्या देखा था। वासन बताता है कि उसके वालिद उस रात बहुत डरे हुए और खाली हाथ घर लौटे थे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वासन के वालिद ने 2 आदमियों को एक कश्ती पर पेट्रोल डालते देखा। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि मैडम रुआन के हुक्म पर 2 औरतों को जिंदा जलाया जाएगा। अगले दिन वासन के वालिद पुलिस के पास गए लेकिन कभी वापस नहीं आए। वासन रोते हुए बताता है कि वो 5 साल तक डर के चुप कर जीता रहा, लेकिन उसके पास उसके वालिद की लिखी हुई एक रिपोर्ट अभी भी मौजूद है। वासन वादा करता है कि वो रिपोर्ट फेफे को दे देगा, मगर अचानक गोली चलती है और वासन जमीन पर गिर जाता है। फेफे चीख कर उसका नाम लेती है और उसको बचाने की कोशिश करती है। इसी वक्त आनवे गन लेकर वहां पहुंचता है और पूछता है कि शूटर को किसने देखा या नहीं। फिर वो उससे वफादारी के बारे में सवाल करती है, जबकि आनवे उसके पुराने जुर्म और अपने वालिद की मौत का जिक्र करता है। रुआन उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो सिर्फ फेफे के चक्कर में सब कुछ कर रहा है। कुछ देर बाद डार्लिंग और आनवे आमने सामने आ जाते हैं। माहौल बहुत टेंशन से भरा होता है। डार्लिंग बटरफ्लाई नाइफ पकड़कर उसके सामना करती है और अपनी असली पहचान जाहिर करते हुए बताती है कि वो अपने वालिदैन की मौत का बदला लेने वापस आई है। ये सुनकर आनवे हिल जाता है। डार्लिंग चाकू से उसके सीने पर रख कर पूछती है कि वो भाग क्यों नहीं रहा या अपना बचाव क्यों नहीं कर रहा। हमें मायूस लहजे में कहता है कि अगर उसको मार देने से डार्लिंग को सुकून मिलेगा तो वो बिना किसी मुकावत के अपनी जान देने के लिए तैयार है। इस जज्बाती लम्हे में आनवे उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। वो उसके घर वालों के साथ हुई ट्रेजेडी पर अफसोस कर इजहार भी करता है। डार्लिंग बदला लेने और अपने पुराने एहसास के दरमियान बुरी तरह उलझ जाती है और दर्द से रो पड़ती है। बाद में आंगवे एक बार में शराब पीता नजर आता है। वो बार बार डार्लिंग के बारे में पूछता है। उसके पास बैठी एक औरत उसको चैलेंज करती है कि पहले एक और ड्रिंक खत्म करो, फिर वो डार्लिंग का पता बताएगी। कुछ वक्त बाद डार्लिंग को कुछ फोटोज दी जाती हैं जिसमें आंगवे रोनीला के साथ नजर आ रहा होता है। ये देखकर उसको लगता है कि आंगवे ने उसके साथ धोखा किया। सच जानने के लिए वो सीधा रोनीला के सामना करने का फैसला करती है। डार्लिंग रोनीला के पास पहुंचती है जहां रोनीला उसका मजाक उड़ाती है और फोटोज दिखाकर उसको चिढ़ाती है। वो कहती है कि आंगवे कभी भी डार्लिंग से इतना प्यार नहीं करता था जितना वो समझती है। रोनीला बात बात पर डार्लिंग और उसके घर वालों की बेइज्जती करती रहती है, लेकिन डार्लिंग हिम्मत से उसका सामना करती है और उसको सख्त वार्निंग देती है कि वो उसके घर वालों और एंगवे से दूर रहे। दूसरी तरफ एंगवे का उसका असिस्टेंट बताता है कि पहले ही रोनीला ने डार्लिंग को ड्रिंक में कुछ मिलाया था। ये सुनकर एंगवे को यकीन हो जाता है कि रोनीला हमेशा से चाल चलती आ रही थी। रोनीला 2 ग्लास वाइन लेकर आती है और डार्लिंग को कहती है कि आज दोनों अपना फैसला कर लेती हैं। डार्लिंग को शक होता है कि एक ग्लास में जहर है, लेकिन फिर भी वो एंगवे को बचाने के लिए वो वाइन पी लेती है और रोनीला को आखिरी वार्निंग भी देती है। वाइन पीते ही डार्लिंग की तबीयत खराब होने लगती है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। इसी वक्त आंगवे वहां आ जाता है। आंगवे फौरन रोनीला को रोक लेता है और डार्लिंग को वहां से निकाल लेता है। जहर की वजह से डार्लिंग बेहोश होने लगती है और अपनी माँ के ख्यालों में खो जाती है। आंगवे उसको होश में रखने की पूरी कोशिश करता है। डार्लिंग अपनी 18th बर्थडे मना रही होती है और उसके सामने बर्थडे केक रखा होता है। इसी दौरान आंगवे उसके पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसको बर्थडे गिफ्ट के तौर पर
एक खूबसूरत नेकलेस देता है। दोनों डिनर टेबल पर बैठकर दिल से बात करने लगते हैं। अंगवे डायलिन को यकीन दिलाता है कि वो उसकी बहुत परवाह करता है और वादा करता है कि हर साल उसकी बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट करेगा। फिर वो एक और वादा करने लगता है, लेकिन डायलिन मुस्कुराकर उसको बीच में ही रोक देती है। दोनों कुछ देर हंसी मजाक करते रहते हैं और माहौल हल्का फुल्का हो जाता है। अगला मंजर एक घर का होता है जहाँ डार्लिंग लेदर सोफा पर सो रही होती है। आंगवे उसके पास बैठकर प्यार से उसको जगाता है और पूछता है कि अब उसके सर का दर्द कैसा है। फिर वो एक मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है और बताता है कि कल उसके ड्रिंक में कोई नुकसानदेह चीज़ मिल गई थी। ये सुनकर डार्लिंग उदास हो जाती है। आंगवे सारी जिम्मेदारी रुआन पर डाल देता है और वादा करता है कि वो उसको उसके लिए की सज़ा पूरी दिलवा देगा। वो उसके करीब बैठकर गुजरे हुए दिनों और अपने रिश्ते के बारे में दिल की बात करता है। एंगवे कहता है कि गुजरे हुए 5 साल उसके लिए किसी ख्वाब की तरह थे और वो नहीं चाहता कि डार्लिंग दोबारा उसको छोड़कर चली जाए। डार्लिंग खामोशी से उसकी बात सुनती रहती है। एंगवे उसका हाथ मजबूत से पकड़कर दोनों के दरमियान भरोसा और पुराने डर की बात करता है। फिर वो कहता है कि रुआन एक खतरनाक खतरा है और उसके खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी है। डार्लिंग उसको समझाती है कि अभी उनके पास उसके खिलाफ कोई मजबूत सबूत नहीं है। बाद में एंगवे अपने वालिद को डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जिनमें रुआन की फाइनेंशियल चीटिंग का सबूत होता है। साथ ही वो बताता है कि रुआन जी ने बेवफाई भी की और कि दूसरे मर्दों के साथ भी ताल्लुक़ रखे। ये सब सुनकर उसके वालिद बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि रुआन ने सिर्फ उनका नहीं बल्कि कंपनी का नाम भी ख़राब किया। गुस्से में वो रुआन का सामना करते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। रुआन ज़मीन पर गिरकर रहम की भीख मांगती रहती, इकरार करती है कि असल साजिश के पीछे हुआ जियान का हाथ है, जिसने पिछले 5 साल से डार्लिंग को तैयार किया था। आखिर में रुआन गुस्से और नफरत से भरकर कसम खाती है कि वो डार्लिंग से ज़रूर बदला लेगी। इसके बाद रात का मंजर दिखाया जाता है जहाँ चिंगहुआ अपने फोस्टर फादर से मिलने आती है। वो उसको सलाम करती है, लेकिन फोस्टर फादर पुरानी बातें याद करने के बाद अचानक उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार देते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उससे छुपकर अपनी चालें चल रही है। फोस्टर फादर चिंगुआ को हुक्म देता है कि डीलियांग को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। वो कहता है कि चिंगुआ उसके सबसे तेज हथियार है। चिंगुआ खामोशी से ये मिशन कबूल कर लेती है। फिर कहानी एक और जगह शिफ्ट होती है जहाँ एक आदमी लाल रोशनी वाले कमरे में एक औरत से पूछता है कि क्या उसने उसको माफ कर दिया और क्या वो दोबारा उसके साथ नया सफर शुरू करना चाहती है। औरत कहती है कि 5 साल पहले जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक गलत फहमी थी, इसलिए अब उसके पास उसको ठुकराने की कोई वजह नहीं है। आदमी वादा करता है कि जब भी उसको तकलीफ या थकन महसूस होगी वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। औरत कहती है कि बहुत देर हो चुकी है और कोई उसके कहने पर इंतज़ार कर रहा है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही डार्लिंग बाहर आती है उसकी नज़र एक वैन पर पड़ती है। जैसे वो वैन के पास पहुँचती है कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। वही झाड़ियों में छुपी हुई जय ये सब देखती रहती है, लेकिन उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करती। जब डार्लिंग को होश आता है तो वो इसे खंबे के साथ बंधी हुई होती है। इतने में रुआन कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ आ जाती है। उसके हाथ में एक सिरिंज होती है और वो कहती है कि जब ये इंजेक्शन में मैं तुम्हें लगाऊंगी तो इसका मज़ा वाइन से भी ज़्यादा आएगा। लेकिन डार्लिंग बिल्कुल भी नहीं डरती और सीधा कहती है तुम्हें लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकती हो। ये सुनकर रुआन को बहुत गुस्सा आ जाता और उसकी गर्दन में सिरिंज लगाने ही वाली होती है कि तभी ऊपर से अंगवे आ जाता है और सबको रोकने के लिए कहता है। इसके साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डार्लिंग उदास खड़ी होती है और एंगवे उसके पास आकर उसकी उदासी की वजह पूछता है। डार्लिंग बताती है कि उसकी मॉम की पिटाई हुई है और इसी वजह से वो इतनी सैड है। एंगवे कहता है कि वो उसका रिवेंज लेना चाहता है और उसने अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन तभी डार्लिंग बताती है कि उसकी मॉम को पिटने वाला कोई और नहीं बल्कि एंगवे का अपना डैड था। ये बात सुनकर एंगवे को बिल्कुल यकीन नहीं आता और वो कहता है कि ज़रूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मेरे डैड तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन डार्लिंग उसे समझाती है कि गलत फहमी तुम्हें हुई है।
मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुम्हारे डैड मेरी मॉम को किस तरह मार रहे थे। मैंने उनके बाजुओं पर पुराने जख्म भी देखे थे और तब मुझे समझ आ गया था कि ये पहली बार नहीं था, बल्कि वो अक्सर मेरी मॉम की पिटाई करते रहते थे। जब एंग्वे पूछता है कि फिर मैं अब क्या करूं, तो डार्लिंग कहती है कि अगर तुम अपने डैड की साइड लोगे तो आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन होंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है। एंग्वे रुआन को रोकने के लिए कहता है और बोलता है कि उसके पास रुआन के खिलाफ सबूत हैं। अगर वो डार्लिंग को छोड़ दे तो वो सारे सबूत उसे वापस कर देगा और पुलिस को भी कुछ नहीं बताएगा। लेकिन रुआन उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। तब एंग्वे उसके साथ डील करता है और कहता है कि अगर तुम डार्लिंग को छोड़ दो तो तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। रुआन उसे चेयर पर बैठने को कहती है। जैसे ही एंग्वे चेयर पर बैठता है उसे तुरंत बांध दिया जाता है। रुआन डार्लिंग को छोड़कर एंग्वे के पास आती है और कहती है, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस तुम भी कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन एंग्वे उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहता। ये सुनकर रुआन को गुस्सा और भी बढ़ जाता है। इसी दौरान डार्लिंग मौका देखकर खुद को आज़ाद कर लेती है और जो इंजेक्शन रुआन उसे लगाना चाहती थी वही इंजेक्शन उल्टा रुआन को लगा देती है। इंजेक्शन लगते ही रुआन गुस्से में पागल सी हो जाती है। वो पास पड़ी गन उठा लेती है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। साथ ही चिल्लाती रहती है कि मैं सबको मार दूंगी। लेकिन इंजेक्शन का असर तेज़ होने लगता है और उस पर बेहोशी सी तारी हो जाती है। वो पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। उसे सिर्फ एंग्वे ही नज़र आ रहा होता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा होता। वो बार बार चिल्ला कर कहती रहती है, एंग्वे तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। डार्लिंग और एंग्वे उसकी ये पागलपन बड़ी हरकतें देखते रहते हैं और फिर उसे वही छोड़कर चले जाते हैं। इसी के साथ रुआन की डेथ हो जाती है। उसकी मौत की खबर एंग्वे के डैड तक भी पहुंच जाती है। वो पूछते हैं कि वो कैसे मरी। उन्हें बताया जाता है कि उसकी डेथ ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डार्लिंग और एंग्वे एक टेनिस कोर्ट यार्ड में मिलते हैं। डार्लिंग को लगता है कि शायद एंग्वे ने उसे टेनिस खेलने के लिए बुलाया, लेकिन एंग्वे कहता है कि नहीं, मैं बस रुआन की वो आखिरी बात सोच रहा था जिसमें उसने कहा था कि मेरे पास भी एक सीक्रेट है। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि वो सीक्रेट आखिर क्या था। इस पर डार्लिंग कहती है कि अगर तुम उस सीक्रेट को जानने की कोशिश करोगे तो हो सकता है तुम डंपा के खिलाफ चले जाओ। क्या तुम वाकई ऐसा करना चाहते हो? एंग्वे भी पक्का इरादा कर लेता है कि वो भी उस सीक्रेट को ढूंढ कर ही रहेगा। डार्लिंग कहती है, ठीक है, मैं भी तुम्हारा साथ चलूंगी। इसके बाद दोनों टेंपल पहुंच जाते हैं और सीक्रेट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी उनकी नज़र एक लॉकर पर पड़ती है। उस लॉकर पर डिजिटल लॉक लगा होता है। दोनों उसे खोलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं खुलता। तभी उन्हें एहसास होता है कि शायद कोई उन पर नज़र रख रहा है। दरअसल उसी लॉकर में एक हिडन कैमरा लगा होता है और उस कैमरा के जरिए एंग्वे के डैड देख लेते हैं कि दोनों लॉकर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर उन्हें एंग्वे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इधर एंग्वे को भी सच्चाई का पता चल जाता है कि जिस पहचान के साथ वो इतने सालों से जी रहा था वो उसकी असली आइडेंटिटी ही नहीं थी। उसके डैड ने उसे हर बात पर झूठ बोला था और ये सच जानकर एंग्वे अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। एंग्वे अब ये फैसला कर लेता है कि वो डेम्पा का साथ अपना रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। इसके बाद सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहां डेम्पा ने एक मीटिंग बुलाई होती है। मीटिंग के दौरान वो सबके सामने अनाउंस करता है कि आईसी कंपनी की जिम्मेदारी शाओवैन संभालेगा। ये सुनते ही शाओवैन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो डेम्पा का शुक्रिया अदा करता है। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में शाओवैन की पहली मुलाकात डेम्पा से होती है। डेम्पा उसे कहता है कि वो उसे कंपनी में एक बड़ी पोजीशन देगा, लेकिन उसके बदले में एक डील माननी होगी। डील ये थी कि शाओवैन एंग्वे के नीचे गिरने वाले उसकी मदद करेगा और डेम्पा को अपना गॉडफादर तस्लीम करे। शाओवैन बिना ज़्यादा सोचे इस डील के लिए तैयार हो जाता है। सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है। शाओवैन खुशी से खड़ा होता है कि तभी एंग्वे वहाँ आ जाता है। वो सीधे शाओवैन से पूछता है कि क्या अब मेरी जगह तुम लोगे? शाओवैन मुस्कुराकर कहता है, हाँ क्यों नहीं। ये बात सुनते ही एंग्वे को गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी गन निकाल लेता है और शाओवैन को जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन शाओवैन बिल्कुल नहीं डरता और कहता है कि डैड के होते हुए तुम मेरा बाल भी नहीं बांका कर सकते, क्योंकि वो कभी तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। डेम्पा ये सब देखते ही एंग्वे को हुक्म देता है कि अपनी गन नीचे करो। एंग्वे गुस्से से भर जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंगवे अकेला बैठा होता है, तभी डार्लिंग उसके पास आती है। एंगवे उसे बताता है कि डेम्पा ने उसे एक फॉरेन प्रोजेक्ट दिया है। डार्लिंग ये बात सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से डेम्पा उससे नफरत करता है। वो सोचती है कि जब वो उससे इतनी नफरत करता है तो फिर इतना अच्छा प्रोजेक्ट क्यों दिया, ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ी चाल छुपी हुई है। एंगवे उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी इतनी फिक्र करती हो। इस पर डार्लिंग उसे समझाती है कि तुम्हें इतना रिलैक्स्ड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। शाओमेन अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा, अब वो तुम पर कोई रहम नहीं करेगा और हर हाल में तुम्हें नीचा गिराने की कोशिश करेगा। इसके साथ एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डार्लिंग चल रही होती है कि अचानक उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। ये देखकर एंगवे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो फौरन उसे बैठाकर दवा लेने चला जाता है। कुछ देर बाद वो मेडिसिन लेकर वापस आता है और डार्लिंग को दवा खाने के लिए कहता है। दोनों कुछ देर तक आपस में बातें करते रहते हैं, हंसने लगते हैं और बहुत खुश नजर आते हैं। जब वहाँ से वापस जाने लगते हैं तो एंगवे प्यार से डार्लिंग को अपने कंधे पर उठा लेता है। सीन फिर प्रेजेंट में आ जाता है। अब हमें हुआ जाए नज़र आती है। उससे मिलने के लिए डार्लिंग वहाँ पहुँचती है। तब पता चलता है कि डार्लिंग ने ही हुआ जाए को वहाँ बुलाया था। हुआ जाए उससे पूछती है कि तुम मुझसे किस लिए मिलना चाहती थी। डार्लिंग कहती है कि तुम्हारे पास वो एविडेंस है जिसमें डेम्पा ने चैन को मारा था, क्या तुम वो एविडेंस मुझे दे सकती हो। लेकिन हुआ जाए साफ मना कर देती है। वो डार्लिंग से कहती है कि तुम मेरी सिचुएशन को नहीं समझ सकती, मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हालात में है और तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। इतना कहकर हुआ जाए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम डेम्पा को देखते हैं जो आराम से ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी एंगवे उससे मिलने के लिए वहाँ पर आ जाता है। डेम्पा उसे बैठने का इशारा करता है। एंगवे उसके पास बड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर अपने डैड से कहता है कि आप मेरे असली डैड नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपने मुझे बचपन से पाला पोसा। लेकिन डेम्पा उसे कहता है कि तुम भी मेरे अडॉप्टिव सन हो और शाओवेन भी मेरा अडॉप्टिव सन है। तुम दोनों में मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि शाओवेन तुमसे ज़्यादा मेरी इज्जत करता है। ये बात सुनते ही एंगवे को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी पीछे से शाओवेन गन लेकर आ जाता है। इतने में और भी हथियार बैंड लोग वहाँ आ जाते हैं, जिसे देखकर आखिरकार एंगवे बैठ जाता है। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट लाया जाता है और ज़बरदस्ती उसके फिंगरप्रिंट्स उस कॉन्ट्रैक्ट पर लगवा दिए जाते हैं। तभी डार्लिंग भी वहाँ आ जाती है और अपनी गन डेम्पा के सर पर रखते हुए कहती है कि एंगवे को छोड़ दो। ये देखते ही शाओवेन भी अपनी गन डार्लिंग की तरफ कर लेता है। एंगवे ये सब देखकर शॉक हो जाता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। इतने में कुछ और आदमी डार्लिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन सबके हाथों में भी गन्स होती हैं। ये देखकर एंगवे शाओवेन से कहता है कि तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, बस डार्लिंग को छोड़ दो। लेकिन शाओवेन इस बात के लिए भी तैयार नहीं होता। आखिर में वो एक शर्त रखता है कि अगर डार्लिंग उसके साथ रहना कबूल कर ले तभी वो एंगवे को आज़ाद करेगा। डार्लिंग एंगवे की जान बचाने के लिए ये शर्त मान लेती है। इसके बाद शाओवेन उसके पास आता है और ज़बरदस्ती डार्लिंग को किस करने की कोशिश करता है। ये सब देखकर एंगवे का खून खौल उठता है। फिर शाओवेन अपने आदमियों को इशारा करता है कि एंगवे को बाहर ले जाओ। वो लोग उसे ज़बरदस्ती बाहर ले जाते हैं। उनके जाने के बाद डार्लिंग गुस्से में शाओवेन के चेहरे पर ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारने लगती है। इस पर शाओवेन अपने आदमियों को हुक्म देता है और डार्लिंग को भी वहाँ से बाहर भेज देता है। ये सब करने के बाद शाओवेन डेम्पा के साथ बैठकर खाना खाने लगता है और मुस्कुराकर पूछता है कैसा लगा ये सब। इस पर डेम्पा बहुत खुश नजर आते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डार्लिंग को हाउस अरेस्ट कर दिया गया होता है। शाओवेन उससे मिलने आता है और समझता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। लेकिन डार्लिंग को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे जोर का थप्पड़ मार देती है। शाओवेन बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन डार्लिंग उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हमें एंगवे कुछ लोगों को हरा कर उसी घर तक पहुँच जाता है जहाँ डार्लिंग को कैद किया गया होता है। शाओवेन पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही एंगवे अंदर आता है शाओवेन उस पर गोली चला देता है और एंगवे ज़मीन पर गिर जाता है। फिर शाओवेन अपने आदमियों को हुक्म देता है कि इसकी लाश उठाकर बाहर फेंक दो।
डार्लिंग ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है। एंग्वी को इस हालत में देखकर टूट जाती है। इसके बाद शाओवेन डेम्पा के रूम में उनसे मिलने जाता है। डेम्पा उसे कहते हैं कि तुम तो बड़े गुरूर वाले निकले। इस पर शाओवेन बताता है कि मेरी और एंग्वे की पुरानी दुश्मनी चल रही थी, इसलिए मैंने उसे मारकर उसका खेल हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इसके बाद वो बिजनेस की बात करता है और कहता है कि कुछ और प्रोजेक्ट्स भी मेरे हवाले कर दिए जाएं। डेम्पा उसकी बात मान लेते हैं और वो तमाम प्रोजेक्ट्स उसके नाम कर देते हैं। अब फिर हमें देखते हैं कि डेम्पा और शाओवेन कहीं जा रहे होते हैं। तभी पीछे से डार्लिंग और एंग्वे वहाँ आ जाते हैं। एंग्वे को जिंदा देखकर डेम्पा बुरी तरह परेशान हो जाता है और हैरानी से कहता है ये जिंदा कैसे है। इसी के साथ हमें अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि जो कुछ भी हुआ था वो सब एंग्वे और शाओवेन ने ही मिलकर प्लानिंग बनाई थी। अब दोनों ने जानबूझकर ये सारा ड्रामा रचाया था, क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से वो डेम्पा को नीचे गिरा सकते थे। सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है। शाओवेन चलकर एंग्वे के पास खड़ा हो जाता है। फिर तीनों अपनी अपनी गन्स निकालकर डेम्पा की तरफ तान देते हैं। इतने में ऊपर से डेम्पा के बॉडीगार्ड्स भी आ जाते हैं और वहाँ ज़बरदस्त गन फाइट शुरू हो जाती है। एंग्वे, डार्लिंग और शाओवेन मिलकर सारे बॉडीगार्ड्स को ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद एंग्वे अपनी गन डेम्पा के माथे पर रख देता है। वो उसे मारना चाहता होता है, लेकिन डेम्पा उसे कहते हैं क्या वाकई तुम मुझे मार पाओगे। तभी पीछे से डार्लिंग कहती है अगर ये नहीं मार सकता तो मैं मार दूंगी, क्योंकि वो अपनी मॉम की मौत का बदला लेना चाहती थी। इतने में हुआ जाए भी बीच में आ जाती है। डेम्पा इसी मौके का फ़ायदा उठाकर डार्लिंग पर गोली चला देता है, लेकिन हुआ जाए बीच में आ जाती है और वो गोली उसे लग जाती है। इसी के साथ हुआ जाए की डेथ हो जाती है। उसकी मौत देखकर डार्लिंग बुरी तरह टूट जाती है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओवेन और डार्लिंग साथ खड़े होते हैं। तभी उनकी नज़र एंग्वे पर पड़ती है, जिसके हाथ में फूल होते हैं। ये देखकर शाओवेन मुस्कुराते हुए डार्लिंग से कहता है लगता है वो तुम्हें प्रपोज करने आया है। फिर वो बताता है कि जो कुछ भी हुआ था वो सब एक प्लान का हिस्सा था। इस पर डार्लिंग मुस्कुराकर कहती है कि मुझे इस बात का पहले ही पता चल गया था। को ये भी बताता है कि हुआ जाए ने मरने से पहले मुझे डेम्पा के खिलाफ सारे एविडेंस दे दिए थे। अब मैं वो तमाम एविडेंस पुलिस को दे दूंगा ताकि कानूनी कार्रवाई के जरिए डेम्पा को उनके गुनाहों की सज़ा मिल सके। दूसरी तरफ निंगवे खड़ा उन दोनों का इंतज़ार कर रहा होता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है और इतनी देर बातें करोगे। ये सुनकर डार्लिंग कहती है कि मुझे जाकर उससे बात करनी होगी। इतना कहकर वो एंग्वे के पास चली जाती है। जैसे ही वो उसके सामने पहुंचती है एंग्वे फ़ौरन उसे प्रपोज कर देता है। डार्लिंग तो यहाँ पे उसके प्रपोजल को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गए थे। इसी खुशी के पल में दोनों एक दूसरे को प्यार से किस करते हैं। एंड इसी खूबसूरत सीन के साथ ही हमारी इस कहानी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।